Good morning dear students. I am Virendra Kumar, मैथ्स टीचर AHNB कॉलेज मोहम्मदाबाद गोहना मोड़। बच्चों, आज हम लोग 10वीं क्लास का पहला लेसन शुरू करेंगे। इसके पहले एक वीडियो गई थी, सिर्फ नंबर सिस्टम के बारे में कुछ बताया गया था, परंतु आज उस पहले लेसन के बारे में बताया जाएगा। जो पहला लेसन का नाम था वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं था, क्लास 10th रहेगा, क्लास 10th की। क्लास 10th वास्तविक संख्याएं लेसन 1 होगा। लेसन 1 होगा। वास्तविक संख्याएं, जिसको हम लोग रियल नंबर्स पढ़ेंगे। रियल नंबर्स। बच्चों, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं उसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। यह नेचुरल नंबर पहला था प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको हम लोग n से डिनोट कर रहे थे। नंबर 2 होगा, मैं यहां से लिखता हूं, यहां से लिखता हूं। नंबर 2 होगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको हम लोग होल नंबर्स के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। इसको हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 3 था पूर्णांक है, जिसको इंटीजर्स नंबर है। इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्याएं जो होती थी इंटीजर्स नंबर होती थी, जिसको हम लोग I से या इसको हम लोग Z से भी डिनोट करते थे। नंबर 4 था पूर्णांक में आपको पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक दोनों होता था। इसके बाद था परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते थे। रेशनल नंबर्स कहते थे, जिसको P/Q के रूप में डिनोट किया जाता है। इसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं। इसको Z से, इसको W से, इसको N से, और इसको P/Q के रूप में लिखा जाता है। P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर, परंतु इसमें Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये भी हम लोग पढ़े थे। नंबर 5 था अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जिसको इर्रेशनल नंबर कहेंगे। इर्रेशनल नंबर इसको हम लोग Q डैश या इसको T से भी डिनोट करते हैं। और इसके बाद तब आता है ये आपका नंबर 6 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं को हम लोग रियल नंबर जिसको हम लोग R से डिनोट करते थे। रियल नंबर
अब इसमें रियल नंबर में जो वास्तविक संख्याएं हैं, यह क्या होता है कि एक रेखा हम लोग लिख लेते हैं, रेखा इस तरह से है कोई, और इस रेखा पर वास्तविक संख्या रेखा इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या रेखा। वास्तविक संख्या रेखा क्या होती है बच्चों कि यहां पर हम लोग 0 लिखेंगे, इसके बाद 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे इस तरह ले आएंगे, और इधर जाएगा -1 -2 -3 एंड डॉट ये इनफाइनाइट तक यहाँ चला जाएगा। तो जो यहाँ से जो प्राकृतिक संख्या है, जो नेचुरल नंबर होती है, वह यहाँ से लेकर के इधर की जो धनात्मक संख्याएं इनफाइनाइट तक चलेंगे, वह आपको प्राकृतिक संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या में 0 को भी इसमें ऐड कर 0 को भी ले लिया जाएगा। जब 0 के साथ इसको प्राकृतिक संख्या में लिख लेंगे तो वो हो जाती है पूर्ण संख्या। और इसके बाद जब ये पूरा धनात्मक और ऋणात्मक सब ले लिया जाएगा तो इसमें हो जाएगा ये पूर्णांक हो जाएगा। और इसके बाद जब परिमेय संख्याएं का मतलब जैसे 1 और 2 के बीच में 1.5 है, 1.5 जो है वह 1 और 2 के बीच में आएगा, तो जिसमें वो परिमेय संख्या हो जाएंगी, वह इसमें दशमलव में कई स्थान तक रहेंगी और परिमेय संख्या हो जाएंगी, और यह सब मिला करके यह हो जाएगा वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो इस पर यह सब वास्तविक संख्या। बच्चों जब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ते हैं कि एक बिंदु यहाँ पर और एक बिंदु यहाँ पर है, जो यहाँ पर x है और यहाँ x डैश है, इस बिंदु को अगर हम मिला देते हैं जो धरातल के अनुदिश है, तो यह एक अक्ष बन जाता है जिसको हम लोग x अक्ष कहते हैं। और यह धरातल के लंबवत अगर कहीं दो बिंदु है इस तरह से y और y डैश है, और इसको जब मिला देते हैं तो यह y डैश जो y एक्सिस बनता है, जो y अक्ष बनता है, तो यह एक वास्तविक संख्या रेखा होती है। यह क्या है? वास्तविक संख्या रेखा है। इस वास्तविक संख्या रेखा पर यह सभी संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। तो अब हम लोग चलेंगे क्लास ये 10th का जो पहला लेसन है उसमें क्या क्या पढ़ना बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लेंगे और इसके बाद इसको हम मिटाते हैं। अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दो इसमें प्रमेय है, इन दो प्रमेयों पर बात करेंगे। नंबर 1 है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो यूक्लिड्स डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड्स का यह जो प्रमेयिका है यह एक प्रमेय है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ेंगे। इसके बाद यह क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, इस पर थोड़ा तर्क करेंगे। उसमें कहते हैं कि यदि a और b कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, यदि a तथा b कोई दो धनात्मक पूर्णांक हों, यदि a तथा b कोई दो धनात्मक पूर्णांक हों जिसमें हम लोग मान लेते हैं कि a बड़ा है और b छोटा है, तो a और b कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, तो इन दो धनात्मक पूर्णांकों को
एक ऐसे रिलेशन में लिखा जाएगा, एक ऐसे सिस्टम में इसको लिखा जाएगा कि इसमें ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक के अलावा दो धनात्मक पूर्णांक और जनरेट हो जाएंगे और उत्पन्न हो जाएंगे। वो कौन कौन होगा, कैसे होगा, उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग बच्चों। जैसे मैं यहां से लिखता हूं ए बड़ी संख्या है, इसमें मैं b से भाग करूंगा, b से इसमें भाग देंगे। तो जब b से भाग देंगे हम लोग बच्चों, जब a में b से भाग देंगे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो मान लेते हैं कि जो बार जा रहा है, जो टाइम्स आ रही है, वह आपको मान लीजिए मैं q मानता हूं। तो b में जब यह a से डिवाइड किया q बार गया है, तो मान लेते हैं कि इसका शेषफल जो आ रहा है वो r आ रहा है। तो a और b जो दो धनात्मक संख्याएं तो हमको मालूम थी, मगर q और r दो अलग से धनात्मक संख्याएं उत्पन्न हो जा रही हैं, और इसको हम लोग किस रूप में लिखेंगे इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यह बच्चे जो यह b है, इसको हम लोग कहते हैं भाजक, इसको कहेंगे हम लोग भाजक, इसको कहेंगे भाजक। यह हो गया भाज्य, और यह हो गया भागफल, यह हो गया भागफल, और यह आ गया शेषफल। तो हम लोग इसको भाजक को इंग्लिश में डिवाइडर बोलते हैं, इसको डिवाइडेंड बोलते हैं, इसको भागफल को क्यूसेंट बोलते हैं। क्यूसेंट में सबसे पहला अक्षर क्यू है, इसलिए हम लोग इसको क्यू से डिनोट कर रहे हैं। और आर जो शेषफल आया है, इसको इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर में सबसे पहला अक्षर आर होता है, इसलिए इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो ए बी क्यू आर में एक रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा, ध्यान देना बच्चों। यहां से हम लोग लिखेंगे ए बराबर बी में क्यू का गुणा होगा, लिखेंगे बी गुणे क्यू और प्लस आर लिखेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें कि क्यू और आर अलग से, इसमें दो संख्या धनात्मक संख्याएं और आ जा रही हैं। तो इसमें क्या कंडीशन क्या होता है कि b तो a से छोटा है, यानी a b से बड़ा है, मगर r पर क्या होगा, r जो होगा बच्चों, r जो होगा हमेशा वह b से छोटा ही होगा। r का मान जो होगा वो हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा। परंतु इसका मान 0 या 0 से बड़ा संख्याएं होंगी, जिसको हम लोग पूर्ण संख्याएं भी कहे थे, वो पूर्ण संख्याओं के रूप में भी आ सकता है, यानी 0 आ सकता है या 0 से बड़ा आएगा। तो इस तरह से इसमें यह कंडीशन लग जाती है कि जहां r का मान b से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो किसी भी दो संख्याओं को बच्चों हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। कोई भी दो संख्या रहेगी तो उसमें q और r हम लोग अलग से जनरेट कर सकते हैं, उसको अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको पहले आप लोग यहाँ पर नोट करें, और इस पर कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, कैसे उसको a बराबर b गुणे q प्लस r के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको आप लोग नोट करेंगे। इसको मिटा देते हैं हम बच्चों, यहां पर लिख देते हैं a बड़ा है और b है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों कोई दो संख्या हम लिख ले रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी दो संख्या लिख लीजिए। जैसे मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर 17 हो गया, 17 हो गया एक संख्या, और एक संख्या हो गई 3 हो गई। एक 17 है और एक 3 संख्या है। तो 17 और 3 जब दो संख्याएं हैं तो इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में या इस रिलेशन के रूप में कैसे आप लोग इसको लिखेंगे, कौन सी दो संख्याएं और प्राप्त होगी, धनात्मक संख्याएं कौन और दो प्राप्त होगी, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो इसमें होगा क्या कि 17 में, यहां से 17 में 3 का हम लोग भाग करेंगे। 17 में 3 का भाग करेंगे तो ये कै बार जाएगा बच्चों? 5 बार जाएगा। 3 पाँचे 15 हो गया, शेषफल यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं इसमें कि इसमें a बराबर जो है 17 होगा, क्योंकि छोटी संख्या जो है वह b बराबर होगी, b बराबर होगी, b बराबर होगी। तो इसमें यह वाली जो संख्या थी यह a के बराबर हो गई, यह b के बराबर हो गई, और यह जो है q हो गया, और यह जो है r हो गया। तो हम लोग इसमें देखें कि q बराबर क्या मिल गया? 5 मिल गया। इसमें q बराबर क्या मिल गया? 5 मिल गया। r बराबर क्या मिला बच्चों? r बराबर इसमें 2 मिला। तो इस तरह से जो a बराबर जो है p गुणे q प्लस r है। तो a की जगह पर क्या हो गया? 17 हो गया, बराबर b की जगह पर 3 हो गया, गुणे 5 हो गया, और r की जगह पर 2 हो गया। जहां r का मान r की जगह पर क्या है? 2 हो गया, और इसका मान छोटा होगा किससे? b का मतलब 3 हो गया, और यहां से क्या होगा? 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग इस रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहां से जो r का मान होगा, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, 3 इसका मान नहीं हो सकता है। ओके बच्चों, इसको नोट करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। एक और इसमें एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। आप लोग इसको घर पर, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है बच्चों, वह एनसीईआरटी की बुक मोबाइल से, नेट से आप लोग लोड कर लीजिएगा। उसमें कम से कम अगर पूरी बुक भी लोड कर सकते हैं, या उसका कोई एक लेसन भी आप लोग लोड कर सकते हैं, उसकी एक्सरसाइज आप लोग देख सकते हैं। और जिन बच्चों के पास बुक है वो तो अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है वो डाउनलोड कर लेंगे। इसको हम मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा। इसी तरह से बच्चों आप लोग कोई भी दो संख्याएं लिख सकते हैं। दो संख्याओं को अलग अलग आप लोग इस तरह से रूप में बना करके आप लोग लिख सकते हैं। अब आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा में, आप लोगों ने देख लिया। सिर्फ इसमें इतना ही है यूक्लिड डिवीजन लेमा में कि अगर a और b कोई दो संख्याएं हैं, a और b कोई दो संख्याएं हैं, तो इसको हम लोग a बराबर लिखते हैं b गुणे q प्लस r लिखते हैं, जहां a का मान बड़ा होता है b से, और r का मान जो होता है b से छोटा, और 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक बच्चों, अब आएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यह क्या चीज है, उस पर थोड़ा विचार किया जाएगा। एक नंबर 2 होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, इसको इंग्लिश में कहेंगे यूक्लिड्स डिवीजन
डिवीजन एल्गोरिथम। तो बच्चों यह आप लोगों ने देख लिया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। उसमें कहता कि अगर कोई दो संख्या है तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अब यह होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये क्या कहते हैं कि इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया इसकी सहायता से इसमें प्रयोग किया जाएगा। और प्रयोग किसमें किया जाएगा? किसी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में किया जाएगा। किसी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में किया जाएगा। जैसे इसमें क्या कहता है कि अगर कोई दो और यह इसमें जो है दो संख्याओं का दो धनात्मक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या इसको कहेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में किया जाता है। ज्ञात करने में किया जाता है। कैसे किया जाता है ध्यान दीजिएगा। इसमें नियम क्या होगा? अगर कोई दो संख्या है, माना A और B कोई दो संख्या है, माना दो संख्याएं, यह आर्टिकल में दे रहा हूं, इसके बाद इस पर एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे। दो धनात्मक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। और इसमें क्या होता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो नियम था, उस नियम की सहायता से हम लोग HCF ज्ञात करेंगे। तो इसमें मान लेते हैं कोई दो संख्याएं हैं, माना दो संख्याएं A तथा B है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो बड़ी संख्या होगी, मान लेता हूं कि A बड़ा है और B छोटा है। तो A अगर बड़ा है तो A में हम लोग B से डिवाइड करेंगे। और मान लेता हूं कि यह Q बार गया और इसका रिमाइंडर जो आ गया R आ गया। ठीक है, जहां R का मान B से क्या होगा? छोटा होगा। R का मान B से छोटा होगा। ठीक है बच्चों। अब क्या होगा कि इस B जो था इसको हम लोग A मानेंगे और जो R हो गया उसको हम लोग B मानेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, यहां से हम लोग बल्कि इस तरह से लिख लें कि जो B था उसको हम लोग A1 मान लिया और जो R था उसको हम लोग B1 मान लिया। जो B था उसको हम लोगों ने A1 मान लिया और R जो है उसको हम लोगों ने B1 मान लिया। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अगली स्टेप क्या करेंगे हम लोग कि इसमें A1 में हम लोग डिवाइड करेंगे। किससे? B1 से डिवाइड करेंगे। और मान लेते हैं यह जो इसका टाइम गया, जो बार गया, यह Q1 बार गया और इसका जो शेषफल आ गया यह R1 आ गया। तो इसमें क्या हम लोग लिखे थे कि इसमें हुआ था A बराबर B गुणे Q प्लस R मिला था। ठीक है, A बराबर B गुणे Q प्लस R मिला था। अब उसमें क्या होगा, A1 बराबर B1 गुणे Q1 प्लस R1 मिलेगा। ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से यह पहला स्टेप हो गया, यह स्टेप फर्स्ट हो गया।
इसके बाद यह स्टेप सेकेंड हो गया, यह स्टेप सेकेंड हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह से हम लोग इस स्टेप को हम लोग ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे, आगे तक लिखते जाएंगे, करते जाएंगे, भाग देते जाएंगे, उसमें तब तक भाग देंगे जब तक यह जो रिमाइंडर है वह शून्य न आ जाए, तब तक वह रिमाइंडर शून्य न आ जाए। और अगर मान लेते हैं कि यह रिमाइंडर शून्य आ गया, इसका शेषफल शून्य आ गया, तो यह जो b1 होगा यही उसका एचसीएफ होगा। तो जो b1 होगा वही क्या होगा, यह एचसीएफ होगा इसका। यदि R1 का मान 0 आ गया तब B1 इन दोनों संख्याओं का, इन दोनों धनात्मक संख्याओं का, यदि R1 बराबर 0 तब B1 A तथा B का महत्तम समापवर्तक होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। B1 जो होगा महत्तम समापवर्तक होगा। कौन होगा बच्चों? B1 होगा। ये B1 जो होगा यह महत्तम समापवर्तक होगा। किसका होगा? A और B का। अब हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसको नोट कर लेंगे। एग्जाम्पल जैसे होगा, कहेगा कि 30 और 21 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 30 और 21 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखना बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। आपको थोड़ा सा ये एग्जाम्पल दे देंगे तो आप लोग घर पे जो एक्सरसाइज रहेंगे उसमें से कुछ महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं, और कुछ हम लोग इसमें से आजकल बताने के बाद कुछ एक्सरसाइज हम कराएंगे। तो आज 30 और 21 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसको कि इसमें a जो बड़ा होगा, जो 30, चूंकि 21 और 30 में कौन बड़ा है? 30 बड़ा है, इसलिए इसको हम लोग a बराबर मानेंगे और इसको हम लोग b के बराबर मानेंगे 21। ठीक है बच्चों? तो हम लोग क्या करेंगे कि 30 में हम लोग 21 से भाग देंगे। मुझको लगा कि यह एक बार जाएगा तो 21 हो गया और यह हो जाएगा 9 हो जाएगा, 21 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि हम लोग लिखेंगे, जो होता था a बराबर b गुणे q प्लस r होता था, तो a की जगह पर हम लोग क्या लिख दिए? a की जगह पर हम लोग 30 लिख दिए, और b की जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों? b की जगह पर यहाँ पर 21 होगा, a बराबर 30 हो गया, यानी कि जो a की जगह पर है वो 30 है और b की जगह पर जो है 21 है। तो q की जगह पर क्या इसमें लिया? q की जगह पर इसमें जो परसेंट इसमें 1 आ गया, और इसमें जो शेषफल आ गया वह आपको 9 आ गया। जैसे r बराबर 9 आ गया, तो हम लोग जो लिखते थे a बराबर b गुणे q प्लस r लिखते थे, तो a की जगह पर हम लोग 30 लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा b की जगह पर 21 हो गया गुणे 1 हो गया प्लस 9 हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा 21 और 9 30 हो गया। अब होगा क्या इसमें कि जो यहाँ पर रिमाइंडर जो आपको 0 नहीं आया, तो इसका मतलब अब क्या होगा कि जो यह रिमाइंडर आया था, ये जो रिमाइंडर आया था इसको हम लोग अब b मानेंगे। अब यहाँ से मानेंगे कि b बराबर 9 हो गया और a बराबर क्या हो गया? 21 हो गया। ठीक है बच्चों? तो अब b बराबर 9 हो गया और a बराबर 21 हो गया। अब हम लोग इसको फिर लिखेंगे, तो जब यहाँ से लिखेंगे कि अगर 21 में हम लोग
21 में अगर हम लोग 9 से भाग दें तो कितना होगा बच्चों? 9 गुना के 18 हो जाएगा, और ये कितना होगा? 3 होगा, 3 हो जाएगा। एक बहुत बढ़िया छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोग 21 को क्या लिखेंगे? 21 को क्या लिख सकते हैं? 21 को लिखेंगे कि 9 गुणे 2 और प्लस 3 हो गया। ठीक है बच्चों, 9 गुणे 2 प्लस 3 हो गया, 9 दूना 18 के 21 हो गया। अब क्या होगा इसमें? तो यह रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ रहा है। यह कब तक आप लोग ऐसे प्रक्रिया करते रहेंगे? जो यहाँ पर अब 3 आया है उसको क्या मानेंगे आप लोग? उसको आप b मानेंगे। अब यहाँ से फिर क्या करेंगे कि जो 3 आया है, यह वाली जो चीज है इसको हम लोग b मानते जाएंगे, रिमाइंडर जो आएगा उसको b मानेंगे, और इसमें a किसको मानेंगे? जो यह b वाला था यह a को मान लेंगे, जिसमें अब यहाँ पर जैसे था यह आपको a का काम कर गया, और यह जो हो गया यह b का काम कर गया। ठीक है, तो यह 2 और 3 यह अलग से दो संख्याएं धनात्मक आ रही हैं, यह बदल जाएगा। देखिए यह बदल गया b में, और यह हो गया आपको 9 हो गया, यह आपको रिमाइंडर आया था। तो 21 को लिखेंगे 9 गुणे 2 धन 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या करेंगे। तो यहाँ से 9 गुणे 2 धन 3 जब हुआ तो इसमें क्या हुआ कि जो रिमाइंडर आया था, जो शेषफल 3 आया था, अब वो क्या बदल जाएगा? वो फिर b हो जाएगा। तो b बराबर फिर आएगा आपको 3, और जो यह आया था यह a बराबर हो जाएगा, a बराबर 9 हो जाएगा। फिर इसमें भाग देंगे हम लोग। कब तक भाग देते चलेंगे बच्चों? जब तक शेषफल 0 न आ जाए। तो अब इसमें जब भाग देंगे तो यह 3 3 के 9 होगा, और शेषफल इसका हो जाएगा 0। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं अब यहाँ से हम फिर 9 को क्या लिखेंगे? 9 को लिखेंगे हम लोग 3 × 3। 9 को लिखेंगे 3 × 3, और रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। तो यह जो 3 आया, यही महत्तम समापवर्तक होगा। ये जो 3 आया बच्चों, यही महत्तम समापवर्तक होगा। इसलिए इसका जो HCF हो गया, HCF जो होगा यह आएगा इसका 3। किसका HCF आया है? किसी दो संख्या कौन सी थी? 30 और 21 का महत्तम समापवर्तक कितना आ गया? 3 आ गया। ओके बच्चों, तो इसी तरह से इसको नोट कर लेंगे, और कुछ ऐसे दो संख्याएं ले लेकर के बच्चे आप लोग घर पर इसको इस प्रक्रिया से आप लोग लगा सकते हैं, उसका HCF निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ध्यान देना बेटा कि जो इसमें बड़ी संख्या, जो 2 संख्याएं दी हुई है उसमें जो बड़ी संख्या होगी उसको a मानना, जो छोटी संख्या होगी उसको b मानना, और इसको इस रूप में आप लोग लिख दीजिएगा, a बराबर b गुणे q प्लस r के रूप में लिखिएगा। तो जो a बराबर b गुणे q प्लस r होगा, जो उसमें जो रिमाइंडर आएगा वो आप लोग लिख दीजिएगा। ऐसे रिमाइंडर आप लोग तब तक निकालते जाइएगा, तब तक निकालते जाइएगा, यह प्रक्रिया तब तक, ये जो प्रक्रिया तब तक आप लोग करते रहेंगे जब तक इसका शेषफल 0 न आ जाए। और जब शेषफल 0 आ जाएगा तो जो भाजक होगा वही इसका महत्तम समापवर्तक होगा। ओके बच्चों, अब आप लोग इसको नोट कर लेंगे, और इसी पर इस लेक्चर को मैं समाप्त कर रहा हूं। और कल कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम लोग अगले वीडियो में हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर के देखेंगे, कुछ एक्सरसाइज भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज आप लोगों ने केवल 2 चीज देखा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका देखा और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या थी बच्चों? कि यदि कोई 2 संख्याएं हैं तो वो 2 संख्याओं को हम लोग इस ऐसे एक रूप में लिख सकते हैं कि 2 धनात्मक संख्याएं और प्राप्त हो जा रही थी जिसमें q और r हो रहा था। तो इस तरह से जो a बराबर मिला b गुणे q प्लस r मिला, जहां r का मान b से छोटा था, 0 से बड़ा था, ये कंडीशन थी। तो इस तरह से जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका था, और नंबर 2 था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 2 संख्याओं का HCF ज्ञात किया जाता है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जाता है, और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के कुछ नियम आपको मैंने बताया। और आप लोग इस तरह से 2 संख्याएं लेकर के आप लोग महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। इसी पर मैं इस लेक्चर को मैं क्लोज कर रहा हूं, अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके।